जय हिंद दोस्तों। चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं जो कि है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सीटीए 1871 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। और इसको अगर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी ट्राइबल्स को लेकर के, वो पॉलिसीज भी हम लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि इस पूरे रीजन में, स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, तो डिफरेंट एरियाज हैं ट्राइबल्स के। तो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, सेंट्रल इंडिया वाला एरिया, या जो नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनका जो एरिया था, उन सबको लेकर के जो हमारा ब्रिटिश साम्राज्य था, उसकी जो पॉलिसीज थी वो डिफरेंट थी। सो डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, इस नियम का वो लोग पालन करते थे। और अगर हम ऊपर ऊपर देखेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम ब्रिटिश पॉलिसीज की डीपली स्टडी करेंगे तो हमें ये चीज़ साफ साफ वहाँ पे पता चलेगी। तो सीटीए एक्ट उसी से संबंधित है, उसी की एक कड़ी है। तो उसकी कुछ चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, और बाकी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले अलग अलग लेक्चर्स में देखते रहेंगे। तो पहले चलिए हम लोग इस सीटीए के लेक्चर से शुरू करते हैं। तो आज का, जैसा आप स्लाइड में देख ही रहे हैं कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 एंड वेरियस ब्रिटिश अप्रोचेस फॉर ट्राइबल्स। इसमें हम लोग दो एक्ट्स पढ़ेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि एक तो है आपका सीटीए 1871, और दूसरा एक एक्ट है जो सीटीए जब रिपील हुआ तो आया, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, HOA 1952। तो जब भी ट्राइबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो सीटीए एंड HOA, ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पे आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस, जो भी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स हैं और ट्राइबल स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहेंगी। अब हम लोग आइए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैंने स्लाइड में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख दी हैं, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी कुछ मैं बताऊंगा उसको आपको अलग से नोट भी करना पड़ेगा। बट जितना भी हो सकता है वो मैंने स्लाइड में यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट CTA was enacted by the British colonial government in 1871। और इसकी प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी इसकी कमी ये थी कि क्रिमिनल बाई बर्थ, किसी भी कोई भी अगर बच्चा है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर उसका जन्म होता है तो उसको क्रिमिनल मान लिया जाएगा। वो पूरा का पूरा समाज ही, उन्होंने उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया था। आप नाम से ही समझ सकते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मतलब ये पर्टिकुलर कम्युनिटी क्रिमिनल है। अब उसमें एक समय के बाद जब नए बच्चे आएंगे उस कम्युनिटी में, तो पैदा होते ही उन पे ये दाग एक लग जाएगा कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से, क्रिमिनल सोसाइटी से हैं और ये क्रिमिनल है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटरी एंड रेसिस्ट लॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉलोनियल इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, और इसके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी को जन्म से ही क्रिमिनल मान लेना, इस तरह का ये एक्ट है। तो ये इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद ये स्लाइड देखिए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इनएक्टमेंट इसका होता है 1871 में। प्रोविजंस notified certain tribes as criminal restrictions on their movements considered discriminatory and repressive। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए, इनएक्टमेंट, प्रोविजंस एंड क्रिटिसिज्म। ये कुछ तस्वीरें हैं किस तरीके से जो हमारा ब्रिटिश साम्राज्य था उस टाइम पे आदिवासी समाज का शोषण होता था। एक इसके पीछे एक और एक्ट है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्ट है द ठगी एंड डकैती सप्रेशन एक्ट्स 1836 टू 48। In British India, under East Indian Company rule, were a series of legal acts that outlawed thuggy, a practice in North and Central India involving robbery and ritualized murder and mutilation and on highways, and dacoity, a form of
banditry prevalent in the same region and prescribed punishment for the same। तो देखिए इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि जो सीडीए या कोई भी एक्ट जब आता है तो ऐसा नहीं कि अचानक से आ जाता है, उसके पीछे एक पुराना बैकग्राउंड होता है। तो ये जो ठगी एंड डकैती सप्रेशन एक्ट है 1836 से 48 के बीच का, ये एक तरीके से बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा था सीडीए के लिए। और इस तरह का जैसे अंग्रेजों का मानना था कि ठगी प्रैक्टिस होती है, लूट मार हो जाती है, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं जो ये करती हैं, और उनको दबाने के लिए कुछ घटनाएं ऐसी हुई भी थी। ऐसा नहीं कि वो एकदम अंग्रेज गलत थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही दोषी मान लिया। और यहाँ से फिर शुरुआत होती है सीडीए की। तो अगर आपको सीडीए को समझना है तो एक बैकग्राउंड में आपको इस एक्ट को लेके भी चलना होगा, ठगी एंड डेकॉइटी सप्रेशन एक्ट्स 1836 टू 48। ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको बस आपको इतना जानना है कि ये जो एक्ट है ये एक ऐसा एक्ट है जो एक बैकग्राउंड का काम करता है फॉर सीटीए। अब की फीचर्स ऑफ द एक्ट, अब हम फिर से आते हैं सीटीए पे। लिस्ट ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स, जैसे हम मैंने आपको बताया कि जन्म से ही क्रिमिनल मान लेना। ट्राइबल एंड नोमैडिक ग्रुप्स, बंजारास, सपेरास, बावरिया, बेड़िया और डोम कम्युनिटी। इसमें एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे डोम कम्युनिटी अभी के समय में एससी कम्युनिटी में आती है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों ने इसको भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया था। एंड इसमें रजिस्ट्रेशन एंड सर्विलांस, मतलब कि कभी भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और वीकली आपको रजिस्टर करना पड़ता है, खुद को जा करके अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है नज़दीकी थाने में। और कभी भी आपको पुलिस जो है गिरफ्तार कर सकती है। रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, आपके आने जाने पे भी रोक लग जाएगी। नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सीक परमिशन टू ट्रैवल, कहीं भी आपको अगर जाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके के मतलब एक तरीके से आपको बिल्कुल पहले तो क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, उसके बाद क्या किया गया, आपके मूवमेंट को रोक लगा दी गई, आपका समय समय पे जो है पंजीकरण होगा थाने में, और अगर थोड़ी सी भी आपकी कहीं मिस्टेक हुई तो पूरे के पूरे उस कम्युनिटी को सजा मिलेगी, और क्रिमिनल घोषित कर ही दिया गया है। तो ये चीज है। और इस एक्ट की सबसे बड़ी जो कमी ये थी ना कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं करता था, ये पूरे के पूरे समाज को ही टारगेट करता था। ब्रिटिश इंटेंट बिहाइंड द एक्ट, द ब्रिटिश कंसिडर्ड नोमैडिक एंड फ्री लिविंग कम्युनिटीज एज थ्रेट्स टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। The act was introduced to suppress mobility and cultural autonomy। मतलब कि अब इसमें आपको थोड़ा सा एक हिस्ट्री ये समझनी पड़ेगी कि 1857 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसको भी हमें समझना यहाँ पे आवश्यक है, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट में जो हमारा आदिवासी समाज था उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपनी भागीदारी पेश की। और अंग्रेजों को ये डर था कि अगर कहीं जो आम समाज है जो आंदोलन कर रहा है, आदिवासी समाज भी उसमें मिल गया, तो अंग्रेजों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो भाई क्या किया जाए, तो उन्होंने आदिवासी समाज को साइड लाइन करने के लिए इस तरह की चालें चली। और उस टाइम पे जो ये कम्युनिटी थी, जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज थी, जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु हमारी जनजातियां थी, हमारे ऐसे समाज थे, सोसाइटीज थी, इन्होंने काफी विद्रोह किया। तो इनको साइडलाइन करने के लिए इस तरह के एक्ट्स आए। तो इसको आप 1857 की जो क्रांति है, 1857 का जो हमारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो है उससे भी रिलेट कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने ठगी एक्ट देखा था 1836 टू 1848 वाला, वहां से बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया था। 1857 की क्रांति हुई, उसने इस चीज को और कह सकते हैं कि अंग्रेजों को और प्रेरित किया कि नहीं, हमें कुछ इस तरह का एक्ट बनाना पड़ेगा अगर हमको ट्राइबल्स को अपने कंट्रोल में रखना है। और आफ्टर दैट एक्सपेंशन ऑफ सिटी इन डिफरेंट फेजेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1871 में ये एक्ट आता है, नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले आता है। आफ्टर दैट 1840 1876 में बंगाल प्रेसिडेंसी, 1911 में मद्रास, और 1924 आते आते होल कंट्री मतलब पूरे देश भर में ये लागू हो जाता है सीटीए एक्ट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट एंगल है ट्राइबल रिवॉल्ट्स का।
तो 1768, 1783, 1825, 1832, 1855, 1899, इस समय में, ये जो टाइम पीरियड यहाँ पे है, इस समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट्स हुए। और साथ ही मैंने अभी चर्चा की 1857 वाली क्रांति की। तो जब 1857 वाली क्रांति हुई, इन सब ने मिलके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। मैं आपको ये चीज़ भी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट्स हुए, और उसको भी आप अगर एक बार स्टडी उसकी भी कर लेंगे तो ये चीज़ आपके लिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये जो रिवॉल्ट्स हुए, जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट्स में एक आपका चुआर मूवमेंट 1768 वेस्ट बंगाल, रंगपुर 1783 वेस्ट बंगाल, भील रिवॉल्ट 1825, पोल अपराइजिंग 1832, संथाल हुल अपराइजिंग 1855 और उलगुलान मूवमेंट 1899। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान और आपका झारखंड वाला रीजन, इसमें ये 1768 से लेके 1899 में, मैंने जस्ट शॉर्ट में बस ईयर लिख लिया है, बाकी अगर आपको उन रिवॉर्ड्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आप देख लीजिएगा। ये हुए, प्लस 1857 की क्रांति तो हुई ही सबसे बड़ी। इन सब ने एक बैकग्राउंड प्ले किया और 1871 में बन जाता है सीटीए, और धीरे धीरे करके 1924 तक सीटीए पूरे देश भर में लागू हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों की चाल को हम लोगों ने समझा, इसके बाद बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए, 1857 की क्रांति हुई, और इन सब के साथ ही साथ आ जाता है हमारा सीटीए एक्ट 1871। और इसके बैकग्राउंड में एक और एक्ट है, ठगी एंड डेकॉइटी एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट्स 1836 टू 1848। वो बहुत सारे एक्ट्स का एक ग्रुप है। तो ये हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एस्पेक्ट डिटेल्स। इसमें अब क्रिटिसिज्म इसका यही हुआ कि हम किसी भी को बर्थ से क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं, और बेसिकली इसको कहा ही जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। मतलब कि बर्थ से ही किसी को क्रिमिनलाइज्ड कर देना, रेसिस्ट, कास्ट बायस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन बेसिक ह्यूमन राइट्स का, लेबल्ड दैट एज इनह्यूमन एंड अनजस्ट बाय मॉडर्न स्कॉलर्स। रिपील, रिपील 1952 में इसको हटा दिया जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया में, और उन कम्युनिटीज को डी नोटिफाइड डीएनटीज घोषित कर दिया जाता है। अब इसमें ये समझने वाली चीज है कि जब इसका रिप्लेसमेंट आया, तो रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट आया इसका हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, HOA। क्योंकि मैंने आपको थंबनेल जब दिखाया था तो मैंने वही आपको शो किया था कि हम लोग आज दो एक्ट्स को समझेंगे, एक सीटीए को समझेंगे और एक हम लोग HOA को समझेंगे। तो सीटीए के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, basic informations. Now it is time to understand about HOA. So HOA basically replaced the Criminal Tribes Act, focuses on individual behavior, not community, still used today in many states. DNTs often still face harassment and stigma. So यहाँ पे ये क्लियर हम लोग समझ सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में जो हमारा हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट है, मतलब कि आदतन अपराधी जो है, उनके लिए जो कानून है वो अभी भी लागू है पूरी तरीके से। बहुत सारे स्टेट्स ने खत्म भी कर दिया है, बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत समय से इससे संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी ये चल रहा है। तो ये इसकी करंट कंडीशन है। अब इसमें एक चीज समझने वाली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि रिपील इन फेजेस। इसका जो रिपील हुआ ये फेजेस में हुआ, ऐसा नहीं कि 1952 में एक बार में रिपील हो गया। ये पार्शियली 1949 में रिपील हुआ होता है सीटीए। यहाँ हम सीटीए के रिपील की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब सीटीए खत्म हुआ तो HOA आया। फिर से समझिए, सीटीए आता है 1871 में, HOA आता है 1952 में। जब 1949 में सीटीए को रिपील कर दिया जाता है तो कुछ जगहों पे वो हट जाता है 1949 में। जैसे कि मैं आपको इस चीज़ को भी क्लियर कर दे रहा हूँ, मैंने अलग से ये पॉइंट नोट किया हुआ है कि इस सबसे पहले जब स्टार्टिंग में अ, ये एक्ट्स आते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें रिपील की, तो उस रिपील को हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले 1949 में
मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंसेस ने इसका जो रिपील था वो शुरू कर दिया था। और आफ्टर दैट होल कंट्री ने 1952 आते आते इसका जो है वो रिपील कर दिया, तो हट गया ये एक्ट। सीटीए हट गया, एचओए तो आ ही गया 1952 में। ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, कुछ मैंने तस्वीरें लगाई हुई हैं। अ पैम्फलेट ऑन गोविंदा डॉम्स गैंग ऑफ हुगली बर्दवन डिक्लेयर्ड अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924। क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 1924 आते आते ये जो हमारा सीटीए एक्ट था ये पूरे देश में लागू हो चुका था। और इसमें बेसिकली नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो हमारी कम्युनिटीज थी, घुमंतु अर्ध घुमंतु, उन पे ज़्यादा फोकस था, वो इसके कोर एरिया में थी। जैसे सपेरा, यहाँ पे आप कालबेलिया देख रहे हैं, ये सपेरा कम्युनिटी, ये कालबेलिया, ये बंजारा कम्युनिटी, ये डोम कम्युनिटी, इस तरह के हमारे समाज हैं। और भी बहुत सारे हैं, बेड़िया और पारधी, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं। बट मैंने कुछ सेलेक्टेड पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हुई हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। द हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1952, introduced to replace the Criminal Tribes Act 1871, which criminalized entire communities by birth. HOA focuses on individual behavior, not caste or tribe. मतलब कि मेन जो बेसिक डिफरेंस क्या है सीटी और एचओए में, ये समझना जरूरी है। एचओए भी कोई बहुत अच्छा एक्ट नहीं है, एचओए में भी बहुत सारी कमियां हैं। बट एक चीज इसमें ठीक की ये की गई कि सीटीए में पूरी की पूरी कम्युनिटी को दोषी मान लिया जाता था। यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन की बात हो गई, हम पूरे समाज को नहीं गलत ठहराएंगे, एक ये डिफरेंस हो गया। लेकिन इसमें क्या था कि कहीं ना कहीं जो चीजें थी वो सीटीए वाली ही नजर आ रही थी, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा नहीं माना गया एचओए एक्ट को भी। टू आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर पीपल हु रिपीट क्रिमिनल ऑफेंसेस, इसमें ये था कि अगर आप 3 या उससे अधिक बार इस तरह का कोई ऑफेंस करते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। बाकी बहुत सारे जो इसके प्रोविजंस थे वो सीटीए के जैसे ही थे, मतलब आपको पंजीकरण अपना करवाना पड़ेगा समय समय पे, और कहीं भी आपके जाने पर रोक टोक होगी, पाबंदी होगी, वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट सीटीए जैसी ही थी। बस डिफरेंस ये था कि ये इंडिविजुअल पर लागू होता था और जो सीटीए था वो पूरी की पूरी कम्युनिटी पे लागू होता था। तो ये चीज़ें हैं। की फीचर्स यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोगों ने इन सभी चीज़ों पे बात कर ली है। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल क्रिमिनल रिकॉर्ड, पुलिस रजिस्ट्रेशन, सर्विलांस एंड रिस्ट्रिक्शंस, फोकस ऑन कंट्रोल नॉट रिहेबिलिटेशन, स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो बेसिस में बर्थ, कम्युनिटी, कास्ट पे ये था सीटीए, एचओए था ये इंडिविजुअल के बिहेवियर पे। बाकी सीटीए में तो कोई अगर किसी कम्युनिटी में जन्म ले रहा है तो वो अपराधी हो गया, ऐसा एचओए में नहीं था। एचओए में व्यक्तिगत पर्सन पे ये केंद्रित था। इंटायर कम्युनिटी लेबल्ड एज क्रिमिनल सीटीए में था, एचओए में ओनली रिपीट ऑफेंडर्स आइडेंटिफाइड। ओके, रिस्ट्रिक्शंस दोनों में है, इसमें थोड़े से लिमिटेड है। डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा एचओए में वो वाला एस्पेक्ट ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी भी आलोचना होती है। सीटीए का स्टेटस अगर हम देखें तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1949 से लेकर 1952 में दो फेजेस में इसको रिपील कर दिया गया सीटीए को, जो कि 1871 का एक्ट है। और जो हमारा एचओए है इसको भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी ये चल रहा है। Current relevance में HOA is still in force in many states across India. It continues to raise concerns among human rights groups. There is a growing demand for reform or repeal of the Habitual Offenders Act, आदतन अपराधी कानून, और to replace it with more rehabilitative frameworks। मतलब कि बात चल रही है कि कुछ इसको हटा के कोई और इससे बेहतर कानून आए, लेकिन अभी भी ये चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, ये हमें ध्यान देना होगा। सीटीए खत्म हो गया था 1952 में, बट एचओए अभी नहीं हुआ है। इस पे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, गूगल पे आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि ऑलमोस्ट 14 स्टेट्स शायद ऐसे हैं जहाँ तक
मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, जहाँ पे अभी भी HOA जो है वो चल रहा है। इम्पैक्ट ऑन थर्ड जेंडर कम्युनिटीज। अब इसमें एक ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा CTA एक्ट आया, वो हमारी जो थर्ड जेंडर कम्युनिटीज थी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज थी, कहने का मतलब इनको भी इसमें शामिल किया गया था। तो CTA में एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हम लोग ट्राइब देखते हैं, लिखा हुआ है ट्राइब। और जब हम लोग ट्राइब की बात करते हैं तो हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं अभी के समय में शेड्यूल्ड ट्राइब के, हमारे माइंड जो हमारा मेंटल स्टेटस बना हुआ है। बट हियर ब्रिटिशर्स एड ट्रांसजेंडर्स डोम कम्युनिटीज एज वेल इन दिस कैटेगरी। सो जैसे हम लोग जानते हैं कि डोम कम्युनिटी अभी के समय में एक SC कम्युनिटी है, नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ट्रांसजेंडर उनका एक अलग सोसाइटी है, लेकिन इसको भी इन्होंने CTA में शामिल कर दिया। तो CTA का नाम केवल है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, बट उसमें ट्राइब्स के अलावा अलग जो समाज है वो भी हैं, जैसे कि डोम SC में आते हैं। और बहुत सारे ऐसे उसकी कम्युनिटीज हैं जो अभी भी SC में है, उनको स्टेटस ST का नहीं मिल पाया है। और जैसे ये ट्रांसजेंडर्स हो गए, तो ये लोग भी CTA में शामिल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इसके विषय में। इसके बाद अगर हम एक समरी देखें, एक शॉर्ट में अगर हम उसको रिकैप करें जो अभी तक हम लोगों ने देखा, रिवॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे। 1768 से लेके 1899 तक हम लोगों ने चुआर से लेके उलगुलान मूवमेंट तक का बात किया था। बीच में 1857 की एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, और इन सभी से क्या होता है कि अंग्रेज हो जाते हैं परेशान, और उनको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं जो भारतीय राजनीति में जो मुख्य आंदोलन चल रहा है, ये हमें कुछ ऐसा प्रयास करना होगा कि जो आदिवासी समाज है वो उसको ना, कह सकते हैं कि उसमें ना शामिल हो पाए, क्योंकि अगर आदिवासी समाज भी उसमें शामिल हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इस तरह के एक्ट्स बनाए, क्योंकि ट्राइबल का कंट्रीब्यूशन बहुत था उस टाइम पे इन सभी इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट्स थे, इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाइयाँ हो रही थी उसमें। तो बहुत सारे लड़ाइयों के बारे में तो हम लोग को पता भी नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस का वो हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े रिवॉल्ट्स हुए जिसमें कि अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा आदिवासियों से। आदिवासी वहाँ पे भारी पड़े उनके ऊपर। तो ट्राइबल्स का कंट्रीब्यूशन बहुत था। अब ब्रिटिश अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई कि हमें इनको किनारे करना पड़ेगा। अब ब्रिटिश की अप्रोच एक डेवलप होती है, 3 टाइप्स ऑफ अप्रोच, मेजर अप्रोचेस। तो अब इसमें अप्रोच को आप थोड़ा सा समझिए, बाकी डिटेल में हम लोग इसको अलग लेक्चर्स में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स थी, उनसे इनको कोई खास फायदा नहीं था, क्योंकि उनका रीजन भी ऐसा कोई बहुत रिसोर्स रिच नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा आंदोलन में सक्रिय भी थी और डेंजरस थी उनके लिए। तो उसको उन्होंने क्या किया, CTA के तहत अलग कर दिया। ठीक है। अब आफ्टर दैट ये अलग हो गए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा के उनको साइड लाइन कर दिए। अब बात आती है सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स की, गोंड, बैगा, संथाल, मुंडा, ये सब जो ट्राइब्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र की जो ट्राइब्स हैं, यहाँ क्या था कि ये रिसोर्स रिच रीजन था। इस रीजन में भी बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक चाल ये चली कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बनाए, रूल्स बनाए, लाइक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, विल्किंसन रूल, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स बना दिए, जिससे कि जो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए जिनको वो दबा दिए, उन आदिवासी आंदोलनों को। और वो प्रयास किए कि जो ये वाला समाज है, सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइब्स हैं, वो उनके साथ मिल के काम करें। तो वहां पे वो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट किया। अब ध्यान से समझिए, प्रेशर वहां भी क्रिएट किए, वहां भी बहुत ज्यादा जेनोसाइड हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बहुत ज्यादा आंदोलन हुए, बिरसा मुंडा को हम लोग जान ही रहे हैं, उलगुलान मूवमेंट हुआ। लेकिन जिस तरीके से CTA लगा करके नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को साइडलाइन किया गया, वो काम सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स के लिए नहीं किया गया, क्योंकि वहां पे ब्रिटिश जो एम्पायर था उसको अपना बेनिफिट दिख रहा था, क्योंकि रिसोर्स रिच रीजन है वो पूरा का पूरा। अब बात आती है नॉर्थ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे एक उस नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक बफर की तरह ट्रीट किया गया, उसको एक बफर जोन बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे विदेशी ताकतों से खतरा था।
म्यांमार से खतरा था जो कि उसमें बर्मा था, और चाइना से खतरा था। और यहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ओपियम वॉर्स, सेकेंड ओपियम वॉर, और इसके अलावा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। तो बर्मा से लड़ाइयाँ हो रही थी उस टाइम पे, और चाइना से ओपियम वॉर्स हो रही थी। तो उस समय उनको ये लगा कि कहीं अगर ट्राइबल्स को हम ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट करेंगे, और उनको विदेशी ताकतों का अगर हेल्प मिल जाता है, तो हमारे लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे उन्होंने ये चाल चली कि वहाँ पे उनको एकदम से हम बफर जोन बना के एकदम से साइड लाइन कर दें। तो यहाँ पे मैंने एक इसके लिए मैप लगाया हुआ है, ये देखिए। ये जो पूरा रीजन है, स्पेशली ये वाला, इसको मैं नहीं ऐड करूँगा, ये मैप में बन गया है गलती से, लेकिन स्पेशली ये वाला, इस रीजन में नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे क्या था कि बिल्कुल इसको अंग्रेजों की तरफ से अलग कर दिया गया। यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया जाता था, और इसी वजह से यहाँ पे जो मिशनरीज थी वो ज़्यादा सक्रिय हुई। इसीलिए आपको इस पूरे रीजन में, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस रीजन में आपको क्रिश्चियनिटी का एक डोमिनेंस नजर आएगा। इस रीजन में, स्पेशली इस वाले क्षेत्र में, उतना ज़्यादा आपको परसेंटेज नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर भी धर्मांतरण हुआ, मिशनरियों ने अपना काम किया, लेकिन उतना नहीं किया, उतना ज़्यादा वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस रीजन में ज़्यादा सफल हो पाए। उसका कारण बहुत बड़ा ये था कि इस रीजन को बफर जोन बना के एकदम से अलग कर दिया गया। यहाँ पे कोई भी मेन लैंड से यहाँ पे कोई भी आसानी से जाता नहीं था, बहुत ज़्यादा परमिशन लेना पड़ता था, और ये रीजन एकदम अलग थलग पड़ गया। अब जब ये रीजन अलग थलग पड़ गया, तो ईजिली मिशनरी जो है वो अपना काम करने में सफल हुए, और बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हुआ। और इधर से चाइना का खतरा था, इधर से म्यांमार का खतरा था, एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, ओपियम वॉर हुए। और इस वजह से ब्रिटेन को ये लगा कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा इनको सप्रेस करेंगे, तो कहीं बर्मा और चाइना मिल करके, और ये यहाँ पे जो आदिवासी समाज है वो, ये तीनों हमारे खिलाफ अगर युद्ध छेड़ देते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये खुश भी रहे, ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना क्रिएट हो। तो इन्होंने पहले क्या किया, चाइना को सेटल डाउन किया, इधर बर्मा को हरा दिए बाद में, उस पर कैप्चर कर लिए, और यहाँ पे बहुत सारे राजा थे उनको खुश रखे, और ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किए। और इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसको अलग तरीके से डील किए। यहाँ पे आप डीलिंग को समझिए। जो नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स थी, स्पेशली इस रीजन की, इधर भी थी, उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया गया। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स का ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया गया, नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स का ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया गया। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है। नोमैडिक ट्राइब्स में उनको सीटीए लगा दिया गया, सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स में उनको एसिमिलेशन और कंट्रोल में रखा गया, कंट्रोल किया गया। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स में आइसोलेशन में रखा गया, बिल्कुल बफर पॉलिसी का यूज किया गया। ये चीजें हैं। तो दोस्तों ये रहा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट एंड ब्रिटिश अप्रोचेस का। अब हम लोग नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ेंगे, और जो नॉर्थ ईस्ट को लेके क्या पॉलिसीज थी, सेंट्रल इंडिया को लेके क्या पॉलिसीज थी, इसको थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। आज के इस लेक्चर में मेरा टारगेट ये था कि हम सीटीओ और एचओए को थोड़ा सा देख लें, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो लोग ट्राइबल एरियाज में रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी रिसर्च का पीरियड ट्राइबल कम्युनिटीज़ ही है। तो मैं उससे रिलेटेड स्टडीज़ करता रहता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं उसको शेयर करता हूँ। क्योंकि अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये डिस्कशंस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, रिलेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर हम रिलेट करके समझेंगे तो हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे आज हम लोगों ने देखिए बहुत अच्छे तरीके से 1857 और उसके साथ जो रिवॉर्ड्स हो रहे थे उसको हम लोगों ने रिलेट किया सीटीए से। उसके बाद जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उसको हम लोगों ने समझा। जो कन्वर्जन मिशनरीज का दो जगहों पे अलग अलग तरीके से हुआ उसको भी हम लोगों ने देखा। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिटेल में जानेंगे नेफा की पॉलिसी को। नेफा मीन्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।
सो जुड़े रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।